हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय क्लास 10th की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु एवं अधातु। तो बच्चों, हम लोग इसका 4 लेक्चर कर चुके हैं। जिन्होंने ना देखा हो वो प्लेलिस्ट में जाएं और देखें। क्लास 10th साइंस, तो सारी वीडियोज बच्चों मिल जाएंगी। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि धातुएं कैसे जो है अम्ल से अपक्रिया करती हैं। प्रीवियस जो है वीडियोस में हमने देखा है कि धातुएं कैसे ऑक्सीजन से और कैसे जल से अपक्रिया करती हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि धातुएं कैसे अम्ल से मतलब एसिड्स के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं। तो वीडियो चालू करने से पहले बच्चों, आपसे बस वही रिक्वेस्ट है कि प्लीज जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो जरूर करें। कमेंट के माध्यम से आप हमको बताइए कि हमारी वीडियोज आपको कैसी लग रही हैं, हम और क्या करें कि आपको और भी अच्छी लगे, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। चलो बच्चों, ज्यादा टाइम ना लगे तो हम लोग चालू करते हैं। आज का लेक्चर हमारे पास क्या है, 5वां। तो हम लोग अब ये बार बार नहीं डालेंगे कि केमिस्ट्री क्लास 10 थी, वो आप जान ही रहे हैं। तो हम लोग इसमें देखेंगे बेटा, सीधे डायरेक्ट आते हैं क्या, reaction of metals with acids। मतलब धातुओं की अम्ल से अभिक्रिया। तो चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं कि धातुएं अम्ल से अभिक्रिया कैसे करती हैं। तो पहला चैप्टर आपको याद होगा, सेम टू सेम चीज वो वाली यहाँ भी अप्लाई वही होगी। याद रखिए, सुनिए कि धातुएं जो है अम्ल से अभिक्रिया करके क्या करती हैं, संगत लवण बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस निकालती हैं। मतलब हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है। तो चलिए बच्चों, हम लोग ये भी देखते हैं कि धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करके लवण मतलब साल्ट बेटा और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती हैं या हाइड्रोजन गैस बनाती है बेटा, बात एक ही हुई। तो यही अभी हम लोगों ने बच्चों जिसको वाक्य के रूप में लिखा है, अब इसको हम पहले शब्द समीकरण में लिख लेंगे। तो क्या बेटा, धातु, और धातु के बाद बोले हैं अम्ल। क्या बेटा, अम्ल। और रिएक्शन जब होगी तब क्या बनेगा हमारे पास प्रोडक्ट के रूप में, लवण बोले तो साल्ट बेटा, और प्लस क्या है H2, आप जानते हैं हाइड्रोजन गैस। ये ऊपर इसलिए किए गए हैं जाता है कि गैस के रूप में निकल जाती है। तो आइए रिएक्शन को हम देखते हैं कि कौन सी मेटल्स हैं, किस प्रकार से कैसे अपक्रिया करती हैं। तो जिनको देखना हो, जिनको पढ़ना हो, कृपया ध्यान से देखते रहें। आप चाहें तो अपना नोट्स भी बना सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट भी बच्चों ले सकते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर्स आए और हमारा जो है और भी मोटिवेशन हो और हम अपनी वीडियोज और भी अच्छे तरीके से बनाएं। तो बेटा, हम एक मेटल से लेते हैं। सबसे पहले हमारी बात होती है किसकी, हम लोग लेंगे जिंक। क्या है, जिंक। ये क्या है, जिंक धातु। और हम अम्ल में H2SO4 लें, चाहे तो क्या लें, HCl लें, कोई भी अम्ल ले सकते हैं। ये डाइल्यूट हमारे पास एसिड होते हैं, तनु अम्ल जिसे कहते हैं। तो H2SO4 हमने ले लिया। अब देखिए, हमको पता है कि ये धातु ही अम्ल क्या बनेगा, लवण। अब लवण कैसे बनेगा आप जानते हैं, ये क्या है, जिंक धातु हाइड्रोजन को उसके यौगिक से विस्थापित कर देगा। देखिए यहाँ देखिए, ये जिंक धातु क्या है,
ये हाइड्रोजन को विस्थापित कर दे रहा है, जिंक हाइड्रोजन के स्थान पे आ जाएगा, मतलब जिंक SO4 के साथ देखो ऐसे क्या है यौगिक बना करके अलग हो जाता है। तो बच्चों क्या बना, ZnSO4। और जो ये हाइड्रोजन बचा है इसको हम प्लस करके यहाँ पे लिख देंगे, ये देखो हाइड्रोजन गैस। तो जिंक सल्फेट हमको क्या है, लवण प्राप्त हो गया। अच्छा, आइए अभिक्रिया को करने से के बाद ये देखना बहुत जरूरी है कि बैलेंस है कि नहीं। अगर बैलेंस है तो अच्छी बात है, और नहीं बैलेंस है तो उसको बैलेंस कर दिया जाएगा। तो बेटा जिंक यहाँ एक, जिंक यहाँ एक, SO4 देखो सल्फर एक, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2 हुआ। अच्छा, आप दूसरे किसी की बात करते हैं। इस बार हम क्या लेते हैं, एल्यूमिनियम। क्या लेते हैं, एल्यूमिनियम। उसकी अभिक्रिया करवाते हैं HCl से। H2SO4 से नहीं करवाएंगे, H2SO4 से करवाएंगे तो हर बार हमको बैलेंस रिएक्शन ही मिलेगी। तो बेटा जब इससे अभिक्रिया करवाते हैं तो अभी बोले क्या होगा, एल्यूमिनियम भी किसके साथ जुड़ जाएगा, ये Cl के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। तो हमारे पास बनता है क्या है बेटा, Al, ये हुआ हमारे पास, और क्या है Cl3। ये सूत्र बताए थे कि क्यों हो गया है यहाँ पे Cl3, क्योंकि एल्यूमिनियम पे 3 चार्ज, क्लोरीन पे 1 चार्ज, तो ये इधर गुणा हो गया। और बाद में बच्चा हमको क्या पता है कि हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी। तो हाइड्रोजन गैस देखो हमको निकल गई गैस के रूप में। तो हम लोगों ने देखा कि बेटा क्या बन गया, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, इसे हम कहते हैं। अभिक्रिया को बैलेंस करेंगे, क्लोरीन यहाँ पे 3, क्लोरीन यहाँ पे 1 है, तो यहाँ 3 लगा नहीं सकते, यहाँ 3 कर देंगे। अब इसको हटा देते हैं, आपको दिखाने के लिए था, अब ताकि बैलेंस रिएक्शन को लिखें। ऐसे में ज्यादा समझ में आता है, आप सीख पाएंगे कि क्या हमको निकालना रहता है, क्या जोड़ना, तो कभी रिएक्शन याद करनी नहीं पड़ेगी बच्चा। तो एल्यूमिनियम वहां पे क्लोरीन 3 है, क्लोरीन यहाँ पे 3 कर दी, तो हाइड्रोजन भी कितना हो गया, 3। कितना हो गया, 3 हो गया। अभी और आगे देखते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 है। अभिक्रिया अब भी बैलेंस नहीं है। एल्यूमिनियम की हमारे पास देखो यहाँ पे बेटा कितना है, क्लोरीन को यहाँ क्या कर दिया, 3, और क्लोरीन यहाँ पे क्या हो गया, 3। हाइड्रोजन यहाँ पे है 3, हाइड्रोजन यहाँ पे हम क्या कर दें बताइए, 2। तो कैसे करेंगे, 3 का गुणा इसमें कर दें, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन। अब यहाँ पे 6 हाइड्रोजन करने के लिए ये 3 नहीं, हमको यहाँ 6 लिखना पड़ेगा, 6HCl। तो हाइड्रोजन 6, क्लोरीन कितना है बेटा, 6। तो यहाँ पे क्लोरीन 6 करने के लिए 3 पहले से है, यहाँ 2 से गुणा कर दे तो 2 3 आई 6, देखो हो गया ना। एल्यूमिनियम यहाँ 2, एल्यूमिनियम यहाँ 1, तो इसकी क्या है, 2 से हम मल्टीप्लाई कर दिए। देखिए रिएक्शन हमारे पास क्या हो गई, बैलेंस। एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम 2, हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 6 ना, और हमारे पास क्लोरीन कितना है, 6, क्लोरीन 2 3 6। बेटा ये हमारे पास हो गया। तो हमने जिंक देखा, हमने क्या देखा, एल्यूमिनियम को देखा। अब हम बेटा देखेंगे एक और, जिसमें देखेंगे कि मैग्नीशियम कैसे हमारे साथ अभिक्रिया करता है अम्लों के साथ। तो Mg है मैग्नीशियम, और प्लस में बेटा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। जब ये हमारे पास रिएक्शन करेगा बेटा, जब ये मैग्नीशियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, ये SO4 के साथ जुड़ जाएगा। तो बताएं क्या बन गया, देखो Mg यहाँ से, SO4 यहाँ से, तो प्रोडक्ट में क्या बन गया, MgSO4। दूसरे पेज दिखा रहे हैं, हाइड्रोजन बेटा यहाँ बचा H2SO4 लेने का यही फायदा है कि रिएक्शन को बैलेंस नहीं करना पड़ता, अपने से ही ऑलरेडी बैलेंस रहती है। तो बच्चों आप देखिए कैसे आपको ये लग रहा है, आप हमको कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि हम आपको और भी एनर्जेटिक क्या है अच्छे से, केमिस्ट्री अगर आपने कभी नहीं पढ़ी होगी और कभी नहीं आई होगी तो हम 50 बार नहीं 100 बार पढ़ाएंगे। इसीलिए नाम है 100 टाइम्स, 1 साल में 100 बार और आपको याद हो जाएगा सुन के। तो बेटा हमने ये देखा। अब एक बात क्या है, और भी ऐसी हमारे पास चीजें हैं कुछ कि सर जी हर बार HCl लेंगे क्या, हर बार H2SO4 लेंगे क्या, नहीं। तो बेटा लेकिन अगर हम HNO3 लें,
जिसे नाइट्रिक एसिड कहा जाता है। तो धातुएं जब नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन नहीं होता। साल्ट तो बनेगा लेकिन हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उस हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो जाएगा और वह जल बना लेगा। तो गैस कहाँ से निकलेगी? आइए उसी को अब हम देखते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी लेना हो। अब बेटा हटाते हैं हम इसको। चलिए, उतना लगाना पड़ेगा खुद ही से। तो ऐसा है कि अब हम लोग देखेंगे, एक पॉइंट है बहुत ही जरूरी होगा। लिखेंगे धातुएं जब HNO3 क्या है बेटा? नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड से अभिक्रिया करती हैं, अभिक्रिया करती हैं, तो हाइड्रोजन गैस H2 मतलब हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन नहीं होता। या धातुएं तब क्या है? H2 हाइड्रोजन गैस नहीं निकालती हैं, गैस का उत्सर्जन नहीं होता। मतलब क्या हो गया बच्चा? कि तब हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है, निकल नहीं पाती है। क्यों नहीं निकल पाती? क्योंकि HNO3 क्या है? प्रबल ऑक्सीकारक होता है। इसके पास देखो ऑक्सीजन है, वो अपना ऑक्सीजन उसको दे देगा और ऑक्सीजन जिससे जुड़ जाएगा उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। बच्चों, हम लोगों ने यही तो पढ़ा है कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? ऑक्सीजन का जुड़ना। 5-6 डिफिनीशन, उसमें से पहली डिफिनीशन यही है कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। जिससे जो है ऑक्सीजन जुड़ जाएगा उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो जाता है, वह जल बन जाता है। तो फिर गैस कहाँ रह गया? तो आइए देखते हैं। तो यहीं पे लिखेंगे क्योंकि HNO3 नाइट्रिक एसिड, अब जान गए हैं आप, प्रबल ऑक्सीकारक होता है, मतलब ऑक्सीडेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहते हैं। प्रबल ऑक्सीकारक होता है जो हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है। बेटा बोलते भी हैं, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, लेकिन वीडियो कई बार देखेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। में परिवर्तित कर देता है और खुद, अब भैया दूसरे को ऑक्सीकृत करता है तो खुद क्या होगा? अपचयित होगा, तभी तो ऑक्सीडेंट कहलाएगा। और खुद नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में अपचयित हो जाता है। बच्चों, आइए एक बार फिर से ध्यान से देख लेते हैं कि जब धातु में क्या है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करेंगी तो हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन नहीं होता है। तब हाइड्रोजन गैस बेटा नहीं निकल पाती है। क्यों? क्योंकि इस हाइड्रोजन गैस में एक समस्या क्या है कि भैया ये जो इसके साथ आ जाता है HNO3 प्रबल ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडेंट, जो दूसरे का ऑक्सीकरण करवाए और खुद क्या हो जाए? अपचयित हो जाए। ऑक्सीकारक होता है जो हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीकृत करके किसमें बदल देता है? जल में। किसमें? जल में परिवर्तित कर देता है और खुद नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में अपचयित हो जाता है। अब नाइट्रोजन के ऑक्साइड कौन कौन से हमारे पास हो सकते हैं? N2O हो सकता है, NO हो सकता है, NO2 हो सकता है,
इन सब में क्या है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, इन सब में से किसी में ये परिवर्तित हो सकता है। तो बच्चों ठंडी बहुत ज्यादा है और रजाई में घुस के आराम से पढ़ाई करिए, ठीक है। किसी हीट चीज पे, गरम गरम चीज पे हाथ उठ रखे रहिए, तो उससे जो है फायदा रहेगा। ये हमारे पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड हुए। तो आइए इसी की अभिक्रिया को हम लोग देख लेते हैं कि जब हमारे पास क्या है, धातु कैसे करती है अभिक्रिया, तो हमारे पास नहीं बन पाता है। आओ बेटा देखते हैं। एक जिंक है धातु और यह HNO3 नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा बेटा, Zn न जिंक और उसके बाद NO3 का होल ट्वाइस। ये ऐसा क्यों सूत्र बना, तो जिंक पे +2 चार्ज होता है, NO3 पे -1, तो ये एक इधर आ जाएगा, 2 इधर, तो जिंक अकेला रह जाएगा, NO3 कितना हो जाएगा 2, और प्लस बोटा बोले हैं ये हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन गैस बनी लेकिन निकल नहीं पाएगी ये हाइड्रोजन गैस, क्यों, क्योंकि ये खुद ही जो है यहाँ पे तन क्या HNO3 से अभिक्रिया करके जल में बदल जाएगा। तो हम लोगों ने देखा, अभिक्रिया को भी बैलेंस कर लेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास ये NO3 कितना है, 2 हो गया, तो यहाँ पे क्या करूंगा, इसको 2 कर दूंगा, तो हाइड्रोजन 2 क्या है, बैलेंस हो गया। जिंक देखो यहाँ पे 1 और जिंक क्या है, वहां पे भी हमारे पास क्या है, 1 ही है। तो बेटा ये जो हाइड्रोजन है आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, आइए फिर ऊपर करते हैं, इसको हम मिटाते हैं। चलिए अब फिर वही मैं बार बार काम करता हूँ, लिखता हूँ और मिटाता हूँ, क्या करूँ। तो बेटा ये जो हाइड्रोजन हमारे पास निकला है, यही हाइड्रोजन क्या है, बोले हैं कि डाइल्यूट HNO3, ये डाइल्यूट मतलब पतला, HNO3 नाइट्रिक अम्ल है, इसी से बेटा फिर से ये अभिक्रिया कर लेता है, यही तो है ऑक्सीकारक है। वो क्या कर देगा, हाइड्रोजन को क्या है, जल में बदल देगा, अपना एक ऑक्सीजन निकाल देगा और वो ऑक्सीजन इसमें जुड़ जाएगा, जल में बदल गया। और खुद क्या है हमारे पास किस में आ गया बताओ, ये किसी भी ऑक्साइड में बदल सकता है। तो NO2 लिख दिए हम, क्या लिख दिए, NO2 का लिखिए ताकि अभिक्रिया बैलेंस रहे बेटा। नाइट्रोजन देखो यहाँ पे 1, नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है ना, ऑक्सीजन 2, 1 3, 2 1 3 हमारे पास बैलेंस है। तो ये हमारे पास देखो बेटा बन गया। लेकिन मैग्नीशियम और मैग्नीज जैसी जो धातुएं हैं वो क्या है, नाइट्रिक अम्ल से भी अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकाल देती हैं, याद रखिए। आइए इसको भी देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैग्नीशियम तथा यही पूछा जाएगा, मैग्नीज धातु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके बेटा हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन करती है। कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो HNO3 है नाइट्रिक अम्ल है वो बहुत ही क्या तंग, बहुत ही डाइल्यूट होना चाहिए। अब इसको हटा के बेटा आइए रिएक्शन को देखते, थोड़ा जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, स्लो में रहेंगे तो स्लो ही हो जाएंगे। तो थोड़ा सा आराम से अच्छे से देखिए। तो मैग्नीशियम क्या है बेटा, Mg, इसकी अभिक्रिया बता रहे हैं किससे करवा रहे हैं, HNO3 से। HNO3 हमारे पास क्या है, डाइल्यूट है, बहुत पतला ना। अब बेटा ये क्या है, जब अभिक्रिया हमारे पास करेगा तो बेटा क्या करता है, देखो Mg हमारे पास हो जाएगा NO3 का होल ट्वाइस, क्योंकि इस पे बताया 2 चार्ज, इस पे 1, वही फिर काम हो रहा है, और प्लस क्या है H2। अब ये गैस उत्सर्जित होगी, उस वाले में हमने ये तीर का निशान नहीं लगाया था, इस वाले में लगाया कि अब ये गैस क्या उत्सर्जित होगी। अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए NO3 इधर 2 है, इधर 1 है, तो ये 2 से गुणा कर दिया। हाइड्रोजन भी देखो 2 है, हाइड्रोजन भी इधर 2 है, मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम क्या है
एक है। यही काम बेटा हमारे पास क्या करेगा, मैग्नीज करेगा। इसको भी देख लेते हैं, Mn है प्लस HNO3 नाइट्रिक अम्ल, इसको भी बोले हैं बहुत ही डाइल्यूट है ना। अब ये जो बना है एक्वस है, याद रखिएगा, ये एक्वस है, ये तो गैस है, बाकी सब तो आप जान ही रहे हैं। लिक्विड है, ये हमारे पास सॉलिड था। तो जब हमने इसको किया तो फिर वही काम हो जाएगा कि Mn मैग्नीज, NO3 कितना 2, ये होल ट्वाइस, और प्लस क्या है 4 हाइड्रोजन गैस। अब क्रिया को बैलेंस करने के लिए बाबू क्या करना पड़ेगा, 2 से यहाँ गुणा करूंगा। तो देखो NO3 2 हो गया ना, NO3 हमारे पास 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 वहाँ मैग्नीज 1 और मैग्नीज क्या 1 हमारे पास हो गया। तो ये हम इसको क्या कहते हैं, मैग्नीशियम डाइनाइट्रेट, ये है मैग्नीज डाइनाइट्रेट। ये हमारे पास जो है साल्ट्स बने और ये क्या है, हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन हो गया। बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखा करिए। एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो कई बार में देखिए, जब आपको टाइम मिले तब देखिए, लेकिन देखिए जरूर। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और वीडियो को जो है क्या है, ज्यादा से ज्यादा क्या है, दोस्तों तक पहुंचाइए। तो हमने बच्चा ये देखा, अब हम थोड़ा और देखेंगे कि कुछ ऐसी धातुएं हैं, क्या सभी धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करती हैं? नहीं, कुछ हमारे पास ऐसी धातुएं हैं जिनका हम लोग हटाते हैं इसको, वो तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ क्या है, रिएक्शन कर सकती हैं। जैसे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है ना, ये सब क्या है, तनु क्या है, अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। इस पॉइंट को भी बाबू याद रखिएगा। क्या कहेंगे, कॉपर, Ag मतलब सिल्वर, Au मतलब क्या है, गोल्ड ना, जैसी धातुएं, मतलब ये धातुएं, जैसी धातुएं तनु अम्ल मतलब डाइल्यूट एसिड, तनु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती हैं। ये भी पूछा जाएगा कि कौन सी धातुएं हैं। क्वेश्चन भी तो यही बेटा, क्वेश्चन बनाना सीख लीजिए, सिलेक्शन पक्का हर जगह। अब बोर्ड में तो फोड़ के आएंगे 90% के ऊपर, तो इसलिए थोड़ा सा। तो कॉपर ना, सिल्वर, गोल्ड जैसी धातुएं तनु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती हैं। हाँ, लेकिन स्ट्रॉन्ग से बेटा कर सकती है, याद रखिए। अब हम ये देखेंगे एक पॉइंट और कि कैसे पता चलेगा कि कौन सी धातु अधिक अभिक्रियाशील है। तो हम अभी जो है सक्रियता श्रेणी देखेंगे, लेकिन अभी जितना देखे हैं उसका अनुमान कैसे लगाया जाता है, हाइड्रोजन के उत्सर्जन से। जितना हाइड्रोजन निकलेगा जिस धातु के अभिक्रिया के करने से, हम जान जाएंगे कि यही धातु क्या है, ज्यादा अभिक्रियाशील है। भैया कैसे जानेंगे कौन ज्यादा पावरफुल है, जो जल्दी जल्दी काम करे। और काम क्या है इन धातु का, हाइड्रोजन को निकालना, हाइड्रोजन को निकालना, और क्या है, लवण को बनाना। तो लवण तो बनेगा ही बनेगा। कौन कितना जल्दी जल्दी या कितना ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन निकालता है, वही धातु क्या होगी, हमारे पास अधिक सक्रिय मानी जाएगी, अत्यधिक क्रियाशील मानी जाएगी। तो याद रखिएगा। अब यही पॉइंट हम लोग कर लेते हैं। आइए लिखते हैं कि धातुओं की सक्रियता हाइड्रोजन गैस के निकलने से ज्ञात की जाती है। थोड़ा पाई मंत्रा बेटा मेरा गड़बड़ हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। की जाती है मतलब जो जितना हाइड्रोजन गैस निकालेगी, जो धातु जितना हाइड्रोजन गैस H2 है बेटा, ये निकालेगी वह उतना ही सक्रिय होती है, उतना ही सक्रिय होती है। मतलब अधिक सक्रिय धातुएं क्या है, उसका उल्टा भी
अधिक सक्रिय धातुएं क्या बेटा, अधिक क्या है, हाइड्रोजन गैस को निकालती, क्योंकि सक्रिय है, हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते। जो निष्क्रिय है या कम क्रियाशील है वो हाइड्रोजन को उसके यौगिक से विस्थापित नहीं कर पाता, तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण नहीं होता है, वह उतना ही सक्रिय होती है। वह धातु क्या है बेटा, उतना ही सक्रिय हो, जो धातु जितना हाइड्रोजन गैस निकाल लेगी वह उतना ही सक्रिय होती है। तो धातुओं की सक्रियता का अनुमान हाइड्रोजन गैस के निकलने से होता है। तो बच्चों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से और भी अच्छी अच्छी वीडियो ला सकें। तो थोड़ा सा अभी सक्रियता में हम लोग देख रहे हैं कि हमने पोटेशियम सोडियम तो देखा ही था, पोटेशियम सोडियम को नहीं देखना है अभी जो है हमारे पास, क्योंकि वो तो ऐसे ही हवा में अपक्रिया कर लेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि मैग्नीशियम की दर सबसे ज्यादा है हाइड्रोजन गैस निकालने की। मैग्नीशियम के बाद बेटा एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम के बाद क्या है, जिंक की, और जिंक के बाद क्या है, आयरन की। इन चारों को आप हमेशा ऐसे ही याद रखिए। तो हम इसको लिख दे रहे हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या है, रिएक्टिविटी, इन चारों में केवल, बाकी तो सब देखेंगे ही अभी। तो क्या लिखेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, मतलब इसको और ये भी पूछ सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस निकालने की क्षमता सबसे ज्यादा किसकी है, कौन ज्यादा हाइड्रोजन गैस निकालेगा, ये भी याद रखिएगा। तो मैग्नीशियम क्या है, सबसे ज्यादा निकालती है, फिर क्या एल्यूमिनियम, फिर क्या जिंक, फिर क्या आयरन है बच्चों। तो ये हमारे पास हमने आज ये भी देख लिया कि धातुएं अम्ल के साथ कैसे अपक्रिया करती हैं। प्लीज आप हमको कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया, ताकि हम इसको फिर से कर सकें। और जो है आप साइंस में जो है 90+ पाएंगे, इस बात की गारंटी है। और अगर आपने 9th 10th 11th अच्छे से पढ़ लिया, 12th, तो आपका नीट जेईई मेंस में तो बेटा पक्का सिलेक्शन होगा। किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए सिर्फ एनसीईआरटी समय पूछा जा रहा है, एनसीईआरटी ही मेन सिलेबस है और 100% आपको एनसीईआरटी पढ़ाते हैं। प्लीज आप एनसीईआरटी ही पढ़िए, घर में भी खूब पढ़िए, आपको और भी ज्यादा अच्छे से पढ़ा पाएंगे। आप हमारा सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।